दूर से वृक्ष आत्माओं की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। मैंने सामने खड़े एक वृक्ष आत्मा को घूरा और पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ पड़ा। फिर तलवार उसकी खुली हुई लकड़ी जैसी विशाल मुंह में घुसा दी। इसके बाद मैंने पूरी ताकत से तलवार अंदर तक धकेल दी, लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत वह तुरंत नहीं मरा। उसने केवल अपनी आंखें बड़ी कर ली, मानो हैरान हो गया हो। इससे मेरी समझ बदल गई। 8वें स्तर का राक्षस इतना जीवट होगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने रुकने की बजाय तलवार के हत्थे को घुमाना शुरू कर दिया। तलवार उसके शरीर के भीतर बेरहमी से घूमने लगी। हरे रंग का रस उसके मुंह से फूट पड़ा। आखिरकार उसके शरीर को चीरते हुए मैंने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। कई मीटर ऊंचा वृक्ष आत्मा भारी धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अपने साथी को मरते देखकर आसपास के सभी वृक्ष आत्मा क्रोधित हो गए। वे चीखते हुए मेरी ओर दौड़े। साथ ही उनकी आवाजों ने और भी सोए हुए वृक्ष आत्माओं को जगा दिया। दूर दूर से विशालकाय वृक्ष आत्माएं भी तेजी से यहाँ आने लगी। मैं जानता था कि अपनी सीमाएं क्या हैं, इसलिए मैंने तुरंत हेई मिंग को आग छोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही बैंगनी रंग की ज्वालाएं उसके शरीर से निकली, वह पूरी रफ्तार से वृक्ष आत्माओं के झुंड में घुस गया और तभी एक भयानक दृश्य सामने आया। आग छूते ही वृक्ष आत्माओं की पत्तियां जल उठी, फिर उनके पूरे तनों में आग फैल गई और यह आग लगातार बढ़ती ही चली गई। वे चाहे जितना संघर्ष करते, ज्वालाएं बुझने के बजाय और भी प्रचंड हो जाती। यह देखकर मैं भीतर तक चौंक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हेई मिंग की अग्नि विशेषता इतनी परिवर्तित म्यूटेटेड होगी। यह वृक्ष आत्माओं की प्राकृतिक दुश्मन थी। इतना ही नहीं, आग लगाने के साथ साथ वह उन्हें लगातार चीर भी रहा था। लेकिन वृक्ष आत्माएं अपने शरीर की आग बुझाने में इतनी व्यस्त थीं कि जवाबी हमला भी नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर में पूरे क्षेत्र के वृक्ष आत्मा आग की लपटों में समा गए। वे अनुभव अंक बनकर मेरे शरीर में समाने लगे और मैं उसी समय एक और स्तर ऊपर पहुंच गया। मेरे स्तर बढ़ने के साथ हेई मिंग के गुण भी और बढ़ने लगे। फिर मैंने एक और अद्भुत बात देखी। जब बैंगनी आग वृक्ष आत्माओं को पूरी तरह जला देती तो उनकी ऊर्जा छोटी छोटी बैंगनी सांपों जैसी लपटों में बदल जाती। वे सभी उड़कर वापस हेई मिंग के शरीर में समा जाती। तभी मुझे समझ आया, यह आग केवल जलाती नहीं थी, यह लगातार लक्ष्य को ऊर्जा में बदलकर हेई मिंग को और मजबूत भी करती थी। इसका मतलब था कि भविष्य में उसे राक्षसों की लाशें खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बेहद झंझट भरा काम समाप्त हो गया था। जब पूरा वृक्ष आत्मा क्षेत्र साफ हो गया तो मैंने अपना स्कोर देखा, 120 अंक। लेकिन छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अभी भी कुछ दूरी बाकी थी। अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। दूर से कोई विशाल चीज तेजी से मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरी दाहिनी आंख फड़क उठी। मैं तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। अगले ही पल जमीन फट गई। कई मोटी शाखाएं बाहर निकली और मेरी टांगों को पकड़ने की कोशिश करने लगी। उसी समय दूर अंधेरे से एक क्रोधित गर्जना सुनाई दी। मेरे सामने सैकड़ों वृक्ष आत्माएं प्रकट हो गईं और उनके पीछे खड़ा था एक विशाल आकाश छूता पेड़, ट्विस्टेड ट्री किंग, पूरे क्षेत्र का शासक और अंतिम बॉस। मैंने तुरंत हेई मिंग को हमला शुरू करने का आदेश दिया। साथ ही सशक्तिकरण कौशल भी सक्रिय कर दिया। क्षण भर में उसका शरीर और भी विशाल हो गया। फिर उसने मुंह खोलकर बैंगनी ज्वालाओं का एक विशाल अग्नि बवंडर छोड़ा। वह सीधे ट्विस्टेड ट्री किंग की ओर बढ़ा। जहां जहां वह अग्नि बवंडर गुजरा, वहां वहां वृक्ष आत्माएं दर्द से चीखने लगी। मैंने मौका देकर युद्ध में प्रवेश किया और लगातार वार करने लगा। ट्विस्टेड ट्री किंग स्पष्ट रूप से हेई मिंग की शक्ति समझ चुका था। उसने जमीन से अनगिनत जड़ें निकालकर हेई मिंग को जकड़ लिया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वे टूट गईं, क्योंकि सशक्तिकरण के बाद हेई मिंग के सभी गुण कई गुना बढ़ चुके थे। बंधन तोड़ते ही वह सीधे बॉस की ओर झपटा। साथ ही उसने धमक, इंटिमिडेशन कौशल भी सक्रिय कर दिया। पहली बार ट्विस्टेड ट्री किंग के चेहरे पर मानवीय आश्चर्य दिखाई दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक समनर का साथी इतना शक्तिशाली हो सकता है। जब तक वह कुछ समझ पाता, हेई मिंग उसके सामने पहुंच चुका था। उसकी सुनहरी शाखाएं तुरंत बैंगनी आग में घिर गईं। घबराकर उसने अपनी शाखाएं पीछे खींच ली और आग बुझाने लगा। हेई मिंग ने यही अवसर पकड़ा। उसने अपने तेज पंजों से लगातार हमला शुरू कर दिया। वह सामान्य वृक्ष आत्माओं के हमलों की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा था। उसकी रणनीति स्पष्ट थी, घायल होकर भी दुश्मन को ज्यादा घायल करना। ट्विस्टेड ट्री किंग की आंखों में अब भय दिखाई देने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। घबराकर उसने एक और कौशल सक्रिय किया। उसकी शाखाओं और जड़ों पर सुनहरे रहस्यमयी चिन्ह उभर आए और सभी शाखाएं तलवारों जैसी धारदार हो गईं। वे तेज गति से हेई मिंग की ओर बढ़ी। हेई मिंग का शरीर जगह जगह कट गया, लेकिन दर्द ने उसकी क्रूरता को और बढ़ा दिया। एक ही पंजे के वार से उसने दर्जनों शाखाएं काट डाली। साथ ही आसपास जल रहे वृक्ष आत्माओं की बैंगनी आग ऊर्जा बनकर उसके शरीर में लौटने लगी। उसके गुण फिर एक स्तर ऊपर पहुंच गए और उसके हमले पहले से भी ज्यादा उग्र हो गए। मैंने तुरंत सशक्तिकरण पशु और उपचार पशु दोनों कौशल सक्रिय रखे और पीछे से लगातार सहायता करता रहा। हेई मिंग की शक्ति फिर बढ़ गई। कुछ ही देर में ट्विस्टेड ट्री किंग दर्द से चीखने लगा। आखिरकार उसने आदेश दिया। उसके आसपास मौजूद सभी वृक्ष आत्माएं आत्मघाती हमले करने लगी। वे जानते थे कि वे मर जाएंगे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल समय खरीदना था। हेई मिंग की बैंगनी ज्वालाएं एक बार फिर विस्फोट की तरह फैल गईं। सभी घेराबंदी करने वाले वृक्ष आत्माएं आग में घिर गए। आग की लपटें आसमान तक पहुंच गईं। यह दृश्य इतना विशाल था कि वृक्ष आत्मा क्षेत्र के दूसरे हिस्सों में मौजूद टीमों ने भी उसे देख लिया। उसी समय झाओ हुयांग और उसकी टीम
टीम भी ज्यादा दूर नहीं थे। आग का वह स्तंभ देखकर वह अवाक रह गया और बोल पड़ा, मैं कह रहा था कि वृक्ष राक्षस अचानक गायब कैसे हो गए? क्या सच में कोई ट्री स्प्रिट बॉस को चुनौती दे रहा है? क्या यह तियानशेंग ही ट्विस्टेड ट्री किंग से लड़ रहा है? टीम के बाकी लोग यह सुनकर गहरी सांस लेते हैं। भले ही यह बात अविश्वसनीय लगे, लेकिन उसके अलावा किसी और के पास इतनी ताकत नहीं है। ट्री स्प्रिट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, वह अकेले उन्हें रोक नहीं पाएगा। पास खड़ा पुजारी प्रीस्ट ये सुनकर आंखें बड़ी कर लेता है। तुम कहना चाहते हो हम जाकर उसकी मदद करें? दूसरे दो लोग तुरंत सिर हिला देते हैं। नहीं, अगर हम वहां पहुंचे और वह पहले ही हार गया तो हम सब भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन जाओ हुयांग शांत होकर विश्लेषण करता है। तियानशेंग का समन किया हुआ जीव अकेले ट्रोल को हरा सकता है। अगर वह ट्विस्टेड ट्री किंग को थोड़ी देर रोक ले तो हमें भी समय मिल जाएगा। हम छोटे ट्री स्प्रिट्स को मारकर 2000 अंक आसानी से ले सकते हैं और भले ही हम हार जाएं, फिर भी टॉप यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल जाएगा। कुछ देर बाद सभी लोग सहमत हो जाते हैं और फिर वे आग की दिशा में तेजी से दौड़ पड़ते हैं। जब झाओ हुयांग की टीम ट्री किंग के क्षेत्र में पहुंचती है तो वे देखते हैं कि विशाल ट्री किंग पूरी तरह बैंगनी आग में घिरा हुआ है और मुश्किल से भाग रहा है। उसके पीछे एक विशाल काला कुत्ता हेइमिंग लगातार उसे काट रहा है और पीछा कर रहा है। झाओ हुयांग और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी मैं उन्हें देख लेता हूँ। तुम लोग यहाँ कैसे आए? झाओ हुयांग कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, हमने सोचा तुम्हें खतरा है इसलिए आ गए, लेकिन लगता है अब चिंता की जरूरत नहीं। उसकी शांत अभिव्यक्ति और स्कोरिंग डिवाइस देखकर मेरे मन में हलचल हो जाती है। हालांकि हमारा ज्यादा परिचय नहीं था, लेकिन वे टॉप यूनिवर्सिटी का मौका छोड़कर मेरी मदद करने आए थे। तभी भी मेयर समझाती है, झाओ हुयांग के दादा हमारे सेकंड हाई स्कूल के पुराने प्रिंसिपल हैं। भले ही वे अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन स्कूल की बहुत परवाह करते हैं। स्कूल की स्थिति गिर रही थी, इसलिए झाओ हुयांग ने सोचा कि केवल तुम ही इसे संभाल सकते हो, इसलिए हम यहाँ आ गए। ये सुनकर मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। फिर मैं उन्हें आसपास के घायल ट्री स्प्रिट्स को साफ करने के लिए कहता हूँ। हेइमिंग के साथ हमारा कॉम्बिनेशन फिर से शुरू हो जाता है। झाओ हुयांग पहले थोड़ा झिझकता है, लेकिन जब वह मेरे स्कोरिंग डिवाइस को देखता है तो वह तुरंत शांत नहीं रह पाता। पहले 5000 अंक पहले ही बहुत ज्यादा थे और अब वह और भी बढ़ चुका था। फिर वह बाकी टीम के साथ छोटे मॉन्स्टर्स को साफ करने लगते हैं। उधर मैं ट्री किंग के कमजोर होने का इंतजार करता हूँ और आखिरकार ट्री किंग गिर जाता है। उसके मरते ही बड़ी मात्रा में अनुभव मेरे शरीर में समा जाता है और मेरा लेवल 8 हो जाता है। साथ ही मेरे अंक फिर से 3000 बढ़ जाते हैं। आसपास अभी भी सैकड़ों ट्री स्प्रिट्स बचे होते हैं, लेकिन मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ट्री किंग के मरते ही बाकी सभी डरकर भागने लगते हैं। झाओ हुयांग की टीम भी उनका पीछा करती है, लेकिन वे पहले ही डर चुके होते हैं। अब परीक्षा खत्म होने में थोड़ा ही समय बचा है। मैं सिर हिलाता हूँ। 2500 अंक अब काफी हैं। यह सेकंड हाई स्कूल के लिए टॉप स्तर है। यह परीक्षा अब पूरी तरह मेरे नियंत्रण में थी। जब काउंटडाउन खत्म होता है, सभी छात्र बड़े मैदान में लौट आते हैं। पूरा स्कूल तालियों और स्वागत से गूंज उठता है। सभी प्रिंसिपल और शिक्षक खड़े हो जाते हैं। हमने सच में कर दिखाया। नंबर 1 प्रिंसिपल तुरंत मेरी तरफ दौड़ते हैं। मेरे शरीर पर घाव देखकर वे गुस्से में कहते हैं, हीलर कहाँ है? जल्दी इलाज करो। फी मेयर घबराकर इलाज शुरू कर देती है। प्रिंसिपल चिंतित होकर पूछते हैं, तुम ठीक हो? मैं सिर हिला देता हूँ। फिर वे हेइमिंग को देखते हैं, जो बुरी तरह घायल और खून से सना हुआ होता है। दूर खड़ी लियू रोयान का चेहरा काला पड़ जाता है। वह 1 घंटे में ही बाहर हो गई थी और अच्छे कॉलेज में भी नहीं जा पाएगी। वह गुस्से से सोचती है कि यह सब मेरी वजह से हुआ। कुछ देर बाद शिक्षक मेरा स्कोर देखकर चौंक जाते हैं और फिर अचानक पूरा स्टाफ मेरी तरफ देखने लगता है। उनके चेहरे पर जटिल भाव होते हैं। मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ। इतने अच्छे स्कोर के बाद भी यह अजीब प्रतिक्रिया क्यों? अगले ही पल पूरा माहौल बदल जाता है। सभी लोग जोर से खुश हो जाते हैं और तालियां बजने लगती हैं। प्रिंसिपल उत्साह से कहते हैं, तुमने पूरे प्रांत के टैलेंट्स को पीछे छोड़ दिया है। तुमने सच में कर दिखाया। अगले साल हमारी स्कूल रैंकिंग टॉप लेवल में होगी और तुम पूरे प्रांत के टॉपर हो। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता हूँ। छोटा काला कुत्ता, मांस खिलाना, लगातार लड़ाई, और अब मैं सच में प्रांतीय टॉपर बन चुका हूँ। खबर तेजी से पूरे प्रांत में फैल जाती है। प्रांतीय टॉपर चेन तियानशेंग। सेकंड हाई स्कूल के स्टैंड में सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, मैंने कहा था ना वह जरूर टॉप करेगा। मैं भी अगले साल समनर बनूंगा। ये कक्षा तो कमाल है। लड़कियां शर्माते हुए मुझे देखने लगती हैं। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और दूसरी तरफ थर्ड हाई स्कूल का माहौल थोड़ा शांत और उदास होता है। सुलिनशुए के आसपास केवल सन्नाटा होता है। स्कूल के शिक्षक उसे लगातार समझा रहे थे, लेकिन वह रैंकिंग की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा था, बल्कि वह जिज्ञासा से मेरी तरफ देख रहा था। क्या यही वह समनर है जिसने मुझे पूरे प्रांत में पीछे छोड़ दिया? घर लौटने के बाद मेरी छोटी बहन चेनली तुरंत दौड़कर आई और घबराकर पूछने लगी, भैया क्या आप हमारे डोंगटियन प्रांत के टॉपर हैं? मैं थोड़ा चौंक गया। उसे यह कैसे पता चला? वही एक इंसान और उसका एक जानवर जिसने पूरे प्रांत में सबसे ऊपर जगह बनाई। क्या वह आप ही हैं? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और सिर हिला दिया। हाँ, तुम्हारा भाई ही है। 2 बार पुष्टि सुनते ही वह उत्साह से भर गई और उछलने लगी। भैया आपका समन किया हुआ जानवर कहाँ है? मुझे दिखाओ ना। सब कहते हैं वह बहुत कूल और बहुत ताकतवर है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घर छोटा है, बाहर ले जाकर दिखाता हूँ। इसी समय माँ भी खुशी से बाहर आई। उनकी आंखें हल्की नम थीं। मैंने उनसे कहा, अब आपको 2 नौकरियां करने की जरूरत नहीं है, हम अब आराम से रहेंगे। माँ ने जोर से सिर हिला दिया और खाना लगाने लग गईं। उस रात का
खाना पहले से बिल्कुल अलग था। ऐसी चीजें जो पहले कभी नहीं खरीदी जा सकती थी अब टेबल पर थी। अचानक मेरे फोन पर मैसेज आया, बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। जाने से पहले मैंने प्रिंसिपल से बस इतना कहा था और उन्होंने तुरंत कहा था कि आज ही इनाम मिल जाएगा। भले ही एक प्रिंसिपल का इतना बड़ा अधिकार नहीं होता, लेकिन प्रांतीय टॉपर की बात कोई भी रोक नहीं सकता था। अब मैं समझ चुका था, मैं पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि अब हे मिंग खुद आदेश समझ सकता था। 100 लाख की इनामी राशि मैं परिवार के लिए ही रखना चाहता था। अब हमें पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यही मेरी ताकत बनने का असली कारण था। खाना खत्म होने के बाद मेरी बहन और हे मिंग बाहर खेल रहे थे और मैं कुछ बातों को लेकर सोच में डूबा था। क्या हे मिंग का एसएसएस स्तरीय टैलेंट किसी सिस्टम की वजह से है? मैंने कई बार उसे बुलाया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसका मतलब सिस्टम नहीं था। तो फिर केवल एक ही संभावना बचती है, उसकी प्रतिभा इतनी ज्यादा है कि एसएसएस स्तर भी उसे माप नहीं पा रहा। मैंने सोचा अब मैं प्रांतीय टॉपर हूँ, टॉप कॉलेज खुद आएंगे। अब कॉलेज चुनने की चिंता नहीं है, असली काम है फर्स्ट अवेकनिंग करना। मैंने तुरंत स्टेटस खोलकर लेवल कैप में बदलाव पर क्लिक किया। फर्स्ट अवेकनिंग के लिए एक रैंडम डंगोनन में जाना होता है। यह परीक्षा होती है, पूरा करने के बाद ही पहली जागृति पूरी होती है। जितना मजबूत खिलाड़ी होगा उतना कठिन डंगोनन मिलेगा और अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो क्लास भी अपग्रेड हो सकती है। यह बहुत कम मौकों में मिलने वाला मौका था जहां भाग्य और ताकत बराबर हो सकते थे। कुछ देर बाद सिस्टम ने मैचिंग पूरी की और मुझे टेलीपोर्ट कर दिया गया। मैं एक फर्स्ट अवेकनिंग डंगोनन में पहुंच गया। डंगोनन का विवरण देखकर मुझे पता चला यहाँ कुल 10 लोग हैं और समय सीमा है 24 घंटे। बाहर निकलना संभव नहीं है। 2 विकल्प थे, एक बचे हुए लोगों की रक्षा करके राक्षसों को खत्म करना, 2 या मॉन्स्टर मादाओं बीस्ट मदर की मदद करके सब कुछ निगलने देना। मैंने थोड़ा सोचकर पहला विकल्प चुना, जीवित बचे लोगों की रक्षा और राक्षसों का सफाया। भले ही दूसरा विकल्प आसान था, लेकिन अगर वह मॉन्स्टर सब कुछ निगल लेती तो हे मिंग का क्या होगा? उसे तो विकास के लिए निगलना जरूरी था। अभी मैंने चयन किया ही था कि अचानक दूर से हलचल हुई। एक छोटी लड़की उड़ती हुई मेरी तरफ आ गिरी और उसके पीछे एक राक्षस तेजी से हमला कर रहा था। लड़की को लगा अब उसकी मौत तय है, लेकिन तभी एक चमकदार तलवार की रोशनी निकली और हवा में उड़ता हुआ राक्षस 2 हिस्सों में कट गया। लड़की हैरान होकर मुझे देखने लगी। मैंने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। हाय, मैं चेन त्यानशेंग हूँ और तुम्हारे सिर पर बैठा यह छोटा सा चिड़िया जैसा क्या है? लड़की ने अपना परिचय दिया। मैं लू यू हूँ, धन्यवाद, आपने मुझे बचाया। जैसे ही मैं इस दुनिया के बारे में पूछने वाला था, अचानक दूर से आवाज आई, स्थिति बदल गई है, सब लोग तुरंत पीछे हटो। लड़की का शरीर तुरंत तनाव में आ गया। उसने जमीन से तलवार उठाई और मुझे खींचने लगी। जल्दी चलो। लेकिन वह वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि एक कार सीधे हमारी तरफ तेजी से आ रही थी। तभी मैंने कार के जोरदार टक्कर के असर को संभाला। मैं लगभग 10 मीटर पीछे फिसलने के बाद जाकर रुका। तभी लू यू घबराई हुई मेरे पास दौड़ कर आई। तुम ठीक तो हो? मैंने अपने भीतर उफन रहे रक्त और ऊर्जा को शांत किया, सिर हिलाया और सामने खड़े उस अजीब इंसान नुमा राक्षस को देखने लगा। उसकी चारों भुजाएं लंबी तलवारों जैसी थीं। लू यू का चेहरा गंभीर हो गया। ये ब्लेड डेमन है, अब हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अगले ही पल ब्लेड डेमन बिजली की गति से मेरी ओर झपटा। मैं भी तुरंत आगे बढ़ा। टन! हमारी तलवारें आपस में टकराईं और तेज धात्विक आवाज गूंज उठी। उसी समय उसकी दूसरी तलवार मेरे सिर की ओर आई, लेकिन मैं फुर्ती से पीछे हट गया। लू यू, अपनी तलवार मुझे दो। मेरी बात सुनते ही उसने अपनी लंबी तलवार मेरी ओर उछाल दी। अब मैं दोनों हाथों में तलवारें लेकर ब्लेड डेमन पर टूट पड़ा। वह भी अपनी 2 धारदार भुजाओं से लगातार हमला कर रहा था। कई मिनटों तक भयंकर लड़ाई चलती रही। दूर खड़ी लू यू की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये कितना ताकतवर है। ब्लेड डेमन से सीधे भिड़कर भी पीछे नहीं हट रहा। यहाँ तक कि मेरी बहन भी ऐसा नहीं कर सकती। इसी दौरान मुझे आखिरकार उसके हमलों में एक कमजोरी दिखाई दी। मैंने हवा की शक्ति से बनी तलवार की धार चलाई। स्वीस! उसकी एक भुजा कटकर जमीन पर गिर गई। फिर दूसरी तलवार घुमाकर मैंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस वहीं ढेर हो गया। लड़ाई खत्म होने के बाद मैं लू यू की ओर बढ़ा और इस दुनिया के बारे में पूछने लगा। तब मुझे पता चला कि कुछ समय पहले इस दुनिया पर विनाश ऊर्जा का आक्रमण हुआ था। इंसान और जानवर दोनों संक्रमित होकर अपनी बुद्धि खो बैठे थे और खूंखार राक्षसों में बदल गए थे। हालांकि अब वह ऊर्जा काफी कम हो चुकी थी, लेकिन उसके प्रभाव अभी भी मौजूद थे। यहाँ तक कि हथियार और धरती भी विकृत होकर आपदाओं का रूप ले सकते थे। सब कुछ जानने के बाद मैंने उत्सुकता से पूछा, तो तुम्हारे सिर पर जो सींग है, क्या वो भी उसी आपदा का असर है? लू यू ने सिर हिलाया। अगर कोई विनाश ऊर्जा के बीच अपनी बुद्धि बनाए रखे तो उसकी इच्छा शक्ति उसे बदलावों का विरोध करने में मदद करती है। उसकी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसकी बात पूरी होते ही दूर सड़क के मोड़ पर दसियों लोग दिखाई दिए। वे सभी डरे हुए थे और चारों ओर घबरा कर देख रहे थे। उनमें से एक लंबी महिला ने लू यू को देखते ही जोर से चिल्लाया, भागो! लेकिन उसी क्षण धरती जोर जोर से कांपने लगी। चारों दिशाओं से अनगिनत आपदा प्राणी निकल आए। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि कुछ ही पलों में उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया। चारों ओर निराशा फैल गई। सिर्फ वह लंबी महिला दांत भींचकर बोली, सब लोग मेरे पीछे आओ, हमें घेरा तोड़ना होगा। फिर उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, मैं लू यू की बहन हूँ, मेरा नाम लूलू है। माफ करना, तुम्हें भी इस मुसीबत में फंसा दिया। मैंने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया और उन राक्षसों की ओर बढ़ने लगा। मैं उनकी असली संख्या देखना चाहता था। यह देखकर लूलू घबरा गई। इतनी जल्दबाजी मत करो,
करो। अकेला इंसान इतने सारे आपदा प्राणियों का सामना नहीं कर सकता। मैंने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि मैं अकेला हूँ? और वैसे भी उन्हें नहीं पता कि अब वे मेरे घेरे में आ चुके हैं। इतना कहकर मैंने अपना समनिंग कौशल सक्रिय किया। ब्लैक मिंग अचानक मेरे सामने का स्थान मोड़ने लगा। अगले ही पल 7 मीटर से भी ऊंचा विशाल ब्लैक मिंग प्रकट हुआ। उसकी गूंजती हुई दहाड़ आसमान तक सुनाई दी। मैं जानता था कि ये राक्षस कितने खतरनाक हैं, इसलिए मैंने तुरंत उसकी जायंट फॉर्म सक्रिय कर दी। विशालकाय ब्लैक मिंग सीधे राक्षसों के झुंड में कूद पड़ा। बैंगनी आग चारों ओर फैलने लगी। ज्यादातर राक्षस 5 सेकंड भी नहीं टिक पाए। वे जलकर ऊर्जा में बदल गए और ब्लैक मिंग उन्हें अवशोषित करने लगा। यह दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। लू भी अवाक रह गई। फिर उसने जल्दी से कहा, उसने सारे राक्षसों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यही मौका है, जल्दी निकलो। हम सभी तेजी से भागते हुए एक विशाल कमर्शियल बिल्डिंग तक पहुंचे और पीछे के दरवाजे से निकलने की तैयारी करने लगे। तभी धड़ाम, आसमान से अचानक एक बिजली गिरी। उस चमक के बीच सुनहरे बालों वाला एक युवक बाहर आया। उसके हाथ में एक किताब थी। वह ठंडे स्वर में बोला, मेरे क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। जैसे ही उसने किताब खोली, बैंगनी रोशनी फैल गई। दर्जनों बैंगनी बिजली की धाराएं अचानक हमारे चारों ओर प्रकट हो गईं। उसी पल मेरे भीतर खतरे की घंटी बज उठी। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बिना सोचे पीछे तलवार घुमा दी। टन, हवा में धातु टकराने की आवाज गूंज उठी। एक नीले बालों वाली महिला धीरे धीरे दिखाई दी। उसके हाथ में 2 खंजर थे। वह हैरानी से बोली, इतनी ऊंची मानसिक शक्ति। मेरी हत्या की कोशिश भी महसूस कर ली। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे उसकी कमर पर तलवार चला दी। वार सटीक था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका शरीर धुएं की तरह गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद वह 10 मीटर दूर फिर से प्रकट हुई। उसने घबराकर चिल्लाया, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? क्या मुझे अकेले इस राक्षस से लड़ना पड़ेगा? उसकी आवाज खत्म होते ही आग की लपटों से घिरी एक आकृति आसमान से नीचे उतरी। हाथ में लंबी तलवार लिए वह सीधे मुझसे भिड़ गया। कुछ वारों के आदान प्रदान के बाद उसने चारों ओर देखा और हंसते हुए कहा, सब लोग बाहर आ जाओ, चूहों की तरह छिपने की जरूरत नहीं है। अचानक हवा में 4 और आकृतियां प्रकट हो गईं। वे सभी दूसरे मिशन को चुनने वाले खिलाड़ी थे, यानी वे मेरे विरोधी गुट से थे। संघ के नियमों के अनुसार सामान्य ट्रांसफर डंगन में खिलाड़ी एक दूसरे को नहीं मार सकते थे, लेकिन गुट आधारित डंगन में यह नियम लागू नहीं होता था। आग से घिरा युवक व्यंग्य से बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किसी ने पहला मिशन चुना है। क्या तुम्हारे स्कूल के शिक्षकों ने तुम्हें जीवित रहने का तरीका नहीं सिखाया? दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, आज तुम 2nd क्लास तक पहुंच गए हो। इससे साबित होता है कि तुम्हारे अंदर प्रतिभा है। भाग जाओ, मिशन से ज्यादा जरूरी अपनी जान बचाना है। लेकिन नीले बालों वाली हत्यारिन ने तुरंत विरोध किया, अगर डिजास्टर मदर ज्यादा लोगों को खाएगी तो हमें ज्यादा इनाम मिलेगा। उसने अभी हम पर भी रहम नहीं किया था। बेहतर होगा कि इसे भी मदर बीस्ट का भोजन बनने दें। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें सिकोड़ ली और उन सब की ओर देखा। फिर शांत स्वर में कहा, क्या तुम लोगों ने एक बात सुनी है? अक्सर सबसे खतरनाक शिकारी अपने शिकार का रूप धारण करके सामने आता है। ये सुनते ही उनके चेहरों के भाव बदल गए। मेरी बात सुनकर सामने वाले लोग जोर से हंस पड़े। क्या मजाक कर रहे हो? 1 बनाम 6? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका है? आग से घिरा युवक शांत स्वर में बोला, और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी तरह किसी और ने पहला मिशन नहीं चुना? अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे तुमसे निपटने का पूरा भरोसा है। मैंने उनकी ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी अभी तुम सबके चेहरे और बातें मैंने अच्छी तरह याद कर ली हैं। अब अगला सवाल ये है, क्या तुम सब मरने के लिए तैयार हो? मेरी बात खत्म होते ही चारों दिशाओं में एक क्रूर गर्जना गूंज उठी। चारों ओर फैली बैंगनी आग और ऊर्जा तेजी से वापस ब्लैक मिंग के शरीर में समाने लगी। अगले ही पल उसका शरीर और भी विशाल हो गया। वह लगभग 8 मीटर ऊंचा दानव बन चुका था। साथ ही आसपास फैली विनाश ऊर्जा का बड़ा हिस्सा भी गायब होने लगा। ब्लैक मिंग उनकी ओर दौड़ा और तुरंत इंटिमिडेशन कौशल सक्रिय कर दिया। उन 5 को ऐसा लगा जैसे मौत उनकी गर्दन पर सांस ले रही हो। उनके हाथ पैर कांपने लगे और शरीर ने आदेश मानना बंद कर दिया। जब ब्लैक मिंग का विशाल काला पंजा नीचे गिरा, तब जाकर वे किसी तरह डर पर काबू पा सके और अलग अलग दिशाओं में भागे। लेकिन सबसे पीछे भाग रहा व्यक्ति बच नहीं सका। धड़ाम, एक ही पंजे के वार से वह जमीन पर गिर पड़ा। काली ज्वालाओं ने उसे पूरी तरह घेर लिया। वह अपना बचाव कौशल भी इस्तेमाल नहीं कर पाया और कुछ ही सेकंड में राख बन गया। यह दृश्य देखकर बाकी 5 के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उन्हें लगा था कि 3 लोग मिलकर ब्लैक मिंग को रोक लेंगे और बाकी लोग मुझे मार देंगे, क्योंकि समनर के मरते ही समन भी गायब हो जाता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी। मेरी ताकत और गति भी किसी से कम नहीं थी। सुनहरे बालों वाला युवक तुरंत मंत्र पढ़ने लगा। एक विशाल बिजली का पेड़ जैसा जादू प्रकट हुआ। वह चिल्लाया, जल्दी इसे मारो, मैं इसे सिर्फ 10 सेकंड तक रोक सकता हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ब्लैक मिंग ने बिजली से बने उस पेड़ को सीधे चीर डाला। उसी समय मैंने सुदृढ़ीकरण मंत्र इस्तेमाल किया। ब्लैक मिंग की शक्ति फिर से कई गुना बढ़ गई। अब 5 को समझ आ गया कि हालात उनके नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। उन्होंने तुरंत अपने अपने अंतिम हथियार निकाल लिए। नीले बालों वाली हत्यारिन छाया में बदल गई और मेरे चेहरे की ओर झपट पड़ी। लेकिन तभी आसमान से बर्फ के अनगिनत भाले बरसने लगे। वह मजबूर होकर पीछे हटने लगी। कौन है? छिपकर हमला मत करो, सामने आओ, उसने गुस्से से चिल्लाया। तभी एक बर्फीले नीले बालों वाली लड़की धीरे धीरे आगे आई। जहाँ जहाँ वह चल रही थी वहाँ जमीन पर बर्फ जमती जा रही थी। उसके पीछे मौजूद आपदा प्राणी भी बर्फ की मूर्तियों में बदल चुके थे। उधर एक ताकतवर आदमी
उसे रोकने दौड़ा। तभी दूसरी ओर से एक मोटी मगर आत्मविश्वासी आवाज सुनाई दी, अरे भाई